Hello, my dear students. Welcome to TLH. Let us start today's first topic, which is human geography of class 12. As you know that the chapter 1 of geographies, which is fundamental of human geography's book. The first chapter is human geography, nature and scope. But first, I would like to tell you what is the meaning of these words. मतलब कि मैं आपको पहले इस चीज को बताना चाहता हूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर और स्कोप का मतलब क्या है। इस बुक में वास्तविक टाइटल का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं और हमें राइटर क्या बताना चाहता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसा कि हम जानते हैं, भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी हैज बीन बेसिकली डिवाइडेड इन टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। यानी कि ज्योग्राफी जो है दो इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में बटी हुई है। एक फिजिकल ज्योग्राफी विच इज नोन एज भौतिक भूगोल, एंड सेकंड वन इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक दूसरे से सेपरेट है भी और नहीं भी। हालांकि दोनों भूगोल को एक साथ समाहित करके पढ़ा जाना चाहिए, मगर चूंकि बच्चों की समझ के लिए उनको फॉर इजीनेस दोज two chapters and two basics important field of geography has been divided in separate books. In this class 12th की बुक, आप क्लास 11th की बुक में आपने भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम उस फिजिकल रिलीफ्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर हम ह्यूमंस के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होता है और किस प्रकार से वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी विषय को, कोई भी सब्जेक्ट होता है, किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ने की रिलेवेंसी, यानी कि कोई भी मानो किसी विषय को अगर पढ़ता है तो उसकी इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में किस प्रकार की उस विषय की है। I mean that if any subject has been taught by humans, the relevancy and importance of human life. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आप पढ़ते हैं, यू रीड फिजिक्स। क्यों फिजिक्स आप पढ़ते हैं? क्योंकि उसके लॉज हमारे डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं। केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ के यूज में आती है, बायोलॉजी हमारे डेली लाइफ के यूज में आती है। इसी प्रकार से सभी विषयों का, जो भी हमारे विषय हम पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस और इसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ज्योग्राफी, अगर आपने क्लास 11 की ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा, जिस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में, तो उसमें आपने एक बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत विषय को देखा होगा कि ज्योग्राफी इट इज ए सेंटर पॉइंट पे, और वो कई विषयों को अपने अंदर समेटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रोलॉजिकल से क्लाइमेटोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिकल जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी से कल्चरल जियोग्राफी। तो ऐसे ही इस फिगर को, जो कि हमें बताता है कि ज्योग्राफी इज ए इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्टिंग सब्जेक्ट्स, मतलब ज्योग्राफी अपने में एक स्वतंत्र विषय ना होकर कई विषयों का सम्मिलित रूप है। और ज्योग्राफी का विकास भी इसी कारण हुआ है। अगर हमें कहीं भी किसी एरिया का, अगर सिर्फ नदी, पहाड़, पर्वत या और भी डिजर्ट क्या है, यही सब अगर पढ़ना है, तो क्योंकि वो विषय फिर इतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा, इतना रुचिकर नहीं रहेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा लोगों को पढ़ने के लिए। तो इस विषय को रुचिकर बनाने के, यानी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज्योग्राफी को कई विषयों के साथ कंबाइन किया गया। अब हम लोग देखते हैं, हम ज्यादा आपका समय पिछले की कक्षाओं में, यानी कि क्लास 11 की कक्षाओं को आपको ज्यादा हम उस पर नहीं ले जाएंगे, हम अपने विषय पर ही स्टिक रहेंगे। वी स्टिक टू आवर पॉइंट। बट क्योंकि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन और इसमें भी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात किया जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत उस विषय के साथ उधर की तरफ ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज को आप किसी लिमिट में बांध नहीं सकते। ह्यूमैनिटीज मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे विषयों को ह्यूमैनिटीज, मानविकी विषय कहा जाता है। इनको बहुत ही कठिन होता है कि आप किसी दायरे में आप उसको बांध सके।
तो हो सकता है कि मेरे इस लेक्चर में कभी कभी मैं थोड़ा सा ऑफसेट हो जाऊं या थोड़ा सा आपको क्लास 12 की एक्स्ट्रा चीजें भी बताने का प्रयास करूं, तो आप उससे डरिएगा नहीं। हालांकि मेरा विषय ही टॉपिक ही है क्लास 12 ऑफ ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में अलग से यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो उस टॉपिक को अच्छे से आप देख सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ इन पॉइंट्स में आने से पहले इस विषय की भूमिका, यानी कि आई वांट टू बिल्ड अप सम बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is the given and what is the importance of human geography in our life and what is the important to study the human geography as a subject. okay? तो देखिए, आप अगर फिजिकल को पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी को, क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस कम है इसलिए मैं बहुत ब्रीफली नहीं लिखूंगा, हल्का सा आपको ब्रीफ करता चलूंगा। फिजिकल जियोग्राफी और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारा इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी विषय की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि वी अंडरस्टैंड या वी स्टडी द मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज उसको नोट डाउन भी करिएगा आप लोग, मैन and in environment interrelationship। अब देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए, मैन एंड इन्वायरमेंट। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि व्हाट इज एनवायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर किसी विषय की को समझ को बढ़ाते हैं, अपने विषय को समझते हैं, तो पहले उसके सारे एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट आप जानते भी होंगे, फिर भी एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर सराउंडेड, मतलब ऐसी सभी चीज और हर चीज जो कि हमारे चारों तरफ होती है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। हिंदी में इस एनवायरनमेंट को पर्यावरण कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है मैन, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटर रिलेशनशिप। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटर रिलेशनशिप, मतलब कि हालांकि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के बाद प्रकृति यानी कि इन्वायरमेंट और मैन के बीच में बहुत ही व्यापक अंडरस्टैंडिंग रही। मतलब कि कभी प्रकृति डोमिनेट करती थी, फिर मैन उस प्रकृति से अपने आप को लड़ता था और अपने आप को वहां पे स्टेबलाइज करता था। मैन भी कितने प्रकार के एक्टिविटीज में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैन इसको 3 प्रकार की एक्टिविटीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिव, यानी कि जब इंसान बहुत ही एक्टिव, क्रियात्मक, क्रियाशील रहे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि जब इंसान ने एंशियंट टाइम से अपने आप को मेडिवल टाइम और मॉडर्न टाइम में आने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रगति के साथ उसने अपने आप को असर्ट करने लगा प्रगति, यानी कि अपना अधिपत्य जमाने का प्रयास किया। उस वक्त मैन एज ए एक्टिव एजेंट की तरफ काम किया। सेकंड इंपॉर्टेंट है पैसिव, ये सबसे इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे मानव था। मानव जब प्रकृति के अधीन था, मतलब प्रकृति को ही सब कुछ मानता था, प्रकृति जैसा करती थी और उसी के आधार में अपने आप को बनाता था। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे रिलीजन पे अगर हिस्ट्री को आप देखिए, कैसे हमारा ज्योग्राफी कैसे कल्चर को इवॉल्व करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने प्रकृति पूजा यानी कि पेड़ों की पूजा, पर्वतों की पूजा, नदियों की पूजा क्यों करना चाहा? क्यों? क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने नेचर हमारे ऊपर हावी थी, हम लोग एज ए पैसिव एजेंट की तरह काम करते थे, यानी कि जो प्रकृति कहेगी उसी हिसाब से काम करूंगा। मगर धीरे धीरे मानव ने प्रकृति से अपने आप को सीखना स्टार्ट किया, अपने आप को इवॉल्व किया,
अपने आप को डेवलप किया, नई नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व की, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रकृति पर वो अपने आप को असर्ट करना प्रयास किया। ठीक है। और सेकंड थर्ड अगर इंपॉर्टेंट, बोथ, बोथ मतलब दोनों, यानी कि एज ए एक्टिव मेंबर और एज ए पैसिव मेंबर। कहने का मतलब जहां पे उसे लगेगा मानव को कि हम प्रकृति से जीत नहीं सकते, तो वहां वो एज ए पैसिव मेंबर काम करेगा। और जब उसे लगेगा कि प्रकृति जो है वो हम उसको असर्ट कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप पोल्स पे देखते हैं, पोल्स पे, पोल्स की कंट्रीज अगर देखा जाए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये पोलर कंट्रीज है, आर्कटिक कंट्रीज, यानी कि पोल के नजदीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का वर्ड सुना होगा। ग्रीन हाउस वर्ड वहीं से आया हुआ है। उसका क्या काम था, वहां पे जो पोल्स पर लोग रहते हैं, वहां पे क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ह्रास होता है, यानी कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वहां पे ठंडियाँ ज़्यादा है, तो जब वहां पे खेती बाड़ी करने के लिए वहां पे शीशे के घर बनाए गए, उसी को कहा गया कि ग्रीन हाउस। ओके। वहां पे क्या होता था, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, मानव ने अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को क्रिएट किया और वहां पे खेती करनी चाहिए स्टार्ट किया, यानी कि दे वांट टू क्रिएट द कल्टीवेशन। At that time, at that time man has a active agent, perform as a active agent, और जहां पे उसे लगता है कि यानी कि at that time the man not asserted to environment is behave like a passive person। ठीक, उसी प्रकार से environment को भी हम लोग, यानी कि we also divided the environment in a basic, three basic concept, basic parts, यानी active parts, passive parts and both। तो ये तो these are the things we have studies in a human geography। means in human geography we stood and we learned about the what is the interrelation between man and environment, how the man affect to our environment and how the environment affect to our man। and as you know that there is two type of environment, मतलब दो प्रकार के पर्यावरण से हम घिरे हुए हैं। एक environment क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे ही जो एयर है, ठीक है, डिजर्ट है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये सब क्या होते हैं, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट है। और सेकंड इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट इज मैन मेड इन्वायरमेंट, मतलब बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप्स हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज कर दिया है, कल्चरल लैंडस्केप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं इसके बारे में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके जब आने वाले चैप्टर्स में हम लोग उसको सीखेंगे। तो इन्वायरमेंट भी दो तरीके से होते हैं, जो हमारे द्वारा क्रिएट किए गए इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, सड़क हो गया, स्कूल्स हो गए, पार्क्स हो गए, ये सब हमारे द्वारा क्रिएट किए मानव निर्मित इन्वायरमेंट है। दीज आर द मानव बिल्ड्स इन्वायरमेंट। और सेकंड वन आप जानते ही हैं, प्रकृति। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम सब ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस और रिलेवेंसी अभी हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ चैप्टर्स के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। जो पॉइंट इधर रखे मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और जहां पे जरूरत पड़ेगी उस चीज को मैं और भी डिटेल तरीके से चलूंगा। चलिए, तो एक आपके चैप्टर में दिया गया है कि पहला एक वर्ड है, अगर आप पढ़ेंगे मोनोथेटिक। ये जो वर्ड है मोनोथेटिक, इस वर्ड की इसका क्या मतलब होता है, इसको क्या एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है मोनोथेटिक मतलब लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग, मतलब जब हम किसी विषय को या किसी भी चीज को इंसान पढ़ता है तो वो कुछ परसेप्शन के थ्रू पढ़ता है, मतलब उसके कुछ दृष्टिकोण होते हैं। परसेप्शन मतलब उसके दृष्टिकोण, हम किस एंगल पर किसी वस्तु या किसी चीज को किस तरह देख रहे हैं। एक बहुत महान वैज्ञानिक ने और बहुत महान दार्शनिक ने कहा था, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन और रियलिटी, मतलब हम सब किसी एक परसेप्शन, दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, ना कि हमारी कोई रियलिटी है। तो हम उसमें नहीं जाते हुए, तो मोनोथेटिक टॉपिक में ये दिया गया है कि जब हम किसी सब्जेक्ट यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी को कई, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई विषय विशेष को पढ़ता है, किसी चीज को पढ़ता है, तो वो क्या करता है, अपने बारे में उसको बारे में कहता है नहीं ये एक ही है,
एक ही चीज मतलब देयर इज ए सम ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के बारे में सुना होगा, वैकल्पिक यानी कि निश्चित होना, फिक्स होना, मतलब कुछ भी हो वो एक फिक्स पॉइंट पे है। और जब जहां पे लॉ मेकिंग चीजें आती हैं, इसमें जो लॉ मेकिंग की बात कही गई है, आप एक वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग का वहां पे लॉ कब बनाया जाता है, लॉ किसी चीज को बनाते हैं तो उसकी हम लिमिट को निर्धारित कर देते हैं। आई मीन वी हैव लिमिटेड दोज थिंग्स, और ह्यूमैनिटीज को लिमिटेड किया नहीं जा सकता है। इट इज आप कह सकते हैं कि इट इज अ क्वालिटी ऑफ या पॉजिटिव सेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, और उसके नेगेटिव सेंस एज यू विश। तो लॉ मेकिंग में क्या होता है, हम जब किसी ह्यूमैनिटीज के किसी भी पार्ट को यानी कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को जब हम उसको कोडिफाई कर देते हैं, उसको किसी लॉ के माध्यम से उसको बाइंड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, नहीं ये तो यही है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ, इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, वो तो हर जगह फिक्स करेगा, काम करेगा हर जगह। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हैं तो वो न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो रहा है तो हो रहा है। मगर ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं होता है। वहां पे उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ और लोगों का परसेप्शन आया। क्यों? क्योंकि किसी चीज को पढ़ने के लिए कई दृष्टिकोण, जैसे मैंने बताया कि दृष्टिकोण है, आप किस एंगल से किस चीज को देख रहे हैं, एट विच परसेप्शन, एट विच एंगल्स यू हैव ऑब्जर्व द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर थिंग्स। ज्योग्राफी को कुछ ज्योग्राफर ने एज ए डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो नोमोथेटिक टॉपिक है, इस नोमोथेटिक टॉपिक में ये कहा गया है कि आप किसी वस्तु को एज ए फिक्स पॉइंट ऑफ परसेप्शन पे देखिए, यानी कि जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी वही होगा, वो तीसरे व्यक्ति के लिए भी वही होगा। उसको एक लॉ के माध्यम से फिक्स किया गया। बट इट इज राइट? आई थिंक इट इज नॉट राइट, because we are not studying as a natural sciences, because natural sciences is more objective than humanities. We are studying in social sciences. There is a very wide perceptions in social sciences. Humanities, you have read so many theories, so many angles has a different perceptions. So in monothetic theories there are law making and theorizing, मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव परसेप्शन है किसी विषय का, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर जो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं उसको मैं आपको बताऊं तो वो मेरे अकॉर्डिंग सही है तो वो आपके अकॉर्डिंग भी सही रहे, तीसरे पर्सन के अकॉर्डिंग भी सही रहे। यही चीज़ कही जाती है ऑब्जेक्टिविटी में, यानी कि फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रहे। कुछ और विद्वानों ने आया, कुछ और विद्वान, क्योंकि जैसे जैसे ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों ने उसको कई एंगल से पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस विषय को एक दूसरे एंगल से पढ़ने का प्रयास किया गया, तो उस विषय को कहा गया इडियोग्राफिक। एज यू नो दैट इन इडियोग्राफिक पर्सन ए डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स विश्लेषणात्मक, जिसे कहा जाता है एनालिटिकल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई विषय मेरे लिए किस तरह है, मैंने किसी चीज को किस तरह देखा, वो मेरा अपना परसेप्शन है, मगर जरूरी नहीं कि जो मेरे हिसाब से जो सही हो वो आपके हिसाब से भी सही हो। यानी कि आपने किसी विषय को जिस एंगल से देखेंगे वो आपका परसेप्शन है, इट इज योर परसेप्शन हाउ टू सी द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इट इज अंडर द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ स्टडीज, मतलब इसको पढ़ने के तरीकों, यानी कि किसी विषय को, यानी ह्यूमैनिटीज के अंदर जब इस तरह के कॉन्सेप्ट में, और ये सिर्फ एक विषय में ही बहुत महत्वपूर्ण हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट जब इवॉल्व हुआ तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी इवॉल्व हुए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में, एज ए डिसिप्लिन वी आर द ज्योग्राफी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रीम्स, तब जाके ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ है। इस इवोल्यूशन में, यानी कि अगर ज्योग्राफिकल थॉट्स के रूप में देखा जाए तो ज्योग्राफी जो है जैसे जैसे इवॉल्व हुआ वैसे वैसे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी इवॉल्व हुए। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफर्स केम फॉर स्टडीइंग द ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, they have given the different type of theories according to their perception. They have suggested that geography is this type of subjects. मतलब कि ज्योग्राफी जब किसी व्यक्ति, यानी जो ज्योग्राफर आए पढ़ने के लिए ज्योग्राफी को समझाने के लिए, तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से ही उस चीज को समझाया। तो ये सबके लिए अलग अलग हुआ। एक व्यक्ति आए, उन्होंने ज्योग्राफी को दूसरे तरीके से डिफाइन किया,
एक व्यक्ति आए, उन्होंने ज्योग्राफी को दूसरे तरीके से डिफाइन किया। तो देयर आर टू वेज टू स्टडी द ज्योग्राफी, यानी कि मोनोथेटिक एंड इडियोग्राफिक, दो वे हैं, यानी कि देयर आर टू वेज टू स्टडी द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब सेकंड पॉइंट अपना है अप्रोचेस, हाउ टू अप्रोच द ज्योग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनल एंड सिस्टमैटिक। मतलब जब इस सब्जेक्ट का एवोल्यूशन हुआ, ये सब्जेक्ट एज ए विषय इवॉल्व हुआ, ठीक है, तो उसमें या ये चीज डेवलप हुई कि किसी विषय को, इस ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे जाए, हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। ठीक, पहला पहला हम लोगों ने देखा कि लॉ मेकिंग पर्पस या ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे पढ़ा जाए। दूसरा हमने पढ़ा इडियोग्राफिक फॉर्म ऑफ लर्निंग, मतलब हम जो व्यक्ति पढ़ेगा उसके लिए उस विषय की अलग अलग समझ है। हमारे लिए ज्योग्राफी इस तरह है, आपके लिए उस तरह है, थर्ड पर्सन के लिए दूसरी तरीके से। तो इस वजह, अब दूसरा है फिर एक कॉन्सेप्ट, यानी कि एक और कंसेप्चुअलिटी, यानी कि एक और कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हुआ जैसे जैसे ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। कॉम्प्लिकेशन में आया रीजनल एंड सिस्टमैटिक। क्या है रीजनल एंड सिस्टमैटिक, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, आप इसके बारे में समझिए। देखिए, रीजनल का मतलब होता है रीजन से, रीजनल का मतलब रीजन से समझिए, यानी कि जब हम किसी विषय को, यानी कि अगर अर्थ को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाए, यानी उसके पार्ट्स कर दिया जाए, ठीक है, उसके कई डिफरेंट पार्ट्स कर दिया जाए, और उस डिफरेंट पार्ट्स में जो उसके फिनोमेनाज हैं, जैसे कि लैंड है, माउंटेन है, रिवर्स है, डिजर्ट है, ठीक है, वेजिटेशन है, उसको हम लोग अलग से स्टडी करें, यानी कि रीजन वाइज। और उस रीजन को, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये R1 रीजन 1 है, ठीक है, इसके सभी ज्योग्राफिकल फिनोमेनास को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, और इसके ह्यूमन एंगल्स को भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इन ह्यूमन ज्योग्राफी वी स्टडी द मैन एंड एनवायरमेंट इंटररिलेशन, यानी कि जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं, यानी कि उसके पहाड़ से, नदियों से, डिजर्ट से उस ह्यूमन की लाइफ को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस प्रकार के वो उसके लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए इसका कल्चरल लैंडस्केप भी कह सकते हैं इसको, एक वर्ड है, बहुत व्यापक वर्ड है, इसको हम समझेंगे, मगर बस आप इतना समझिए अभी इस समय की कल्चर, यानी कि जो ह्यूमन मैन मेड चीजें हैं, जो हम संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी लैंग्वेज, हमारे रिचुअल्स, ये जो इवॉल्व हुए हैं, ये कल्चरल पार्ट्स के चीजें हैं। और जो ये सारी चीजें जहाँ पे जिस एरिया लैंड मास पे हो रही हैं, जिस लैंडस्केप पे हो रही हैं, उसको कल्चरल लैंडस्केप कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या रिलीफ्स है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, यानी R1 मतलब इस प्लेस में, रीजन नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ये जो इस रीजन में जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, इन्वायरमेंट, जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट्स हैं, वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ये हमने स्टडी कर लिया, ठीक, ह्यूमन ज्योग्राफी का। फिर अगर मान लीजिए यहीं पे एक रीजन 2 है, R2 जिसे कहा जाए, ठीक, इस रीजन 2 में भी वही चीजें हो रही हैं, यहाँ भी ह्यूमन रह रहे हैं, यहाँ भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो यहाँ पर इसके अलग अलग सारे एंगल्स को हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि इसका और इसका हम अलग स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, इट्स डिफरेंट स्टडीज ऑफ दीज टू रीजंस, एंड वी हैव फॉर्म द सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज बिटवीन टू रीजन। इस स्टडीज को हम लोग रीजनल स्टडीज कहा जाता है, ओके, यानी कि क्षेत्र, प्रादेशिक भूगोल जिसे कहा जाता है, यानी क्षेत्र के हिसाब से हम किसी एक क्षेत्र के विषय में, हम किसी एक क्षेत्र विशेष में उसके लैंडस्केप को, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, और उसके कल्चरल लैंडस्केप, उसके सांस्कृतिक क्षेत्र को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर उसको उसी के रूप में दायरे में देखते हैं। उसके बाद हम किसी दूसरे क्षेत्र को पढ़ते हैं, और उसके बीच में हम उसकी सिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज को कंपेयर करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट, तो ये हो गया रीजनल अप्रोच। It is under the regional approach. There are many geographers at that time from ancient level to the modern time. कुछ geographers थे जो उन्होंने बोला कि नहीं, geography as a regional geography, and
after some time there is some different approach has been evolved. This is known as a systematic geography, यानी कि क्रमबद्ध, इसको मैं लिख सकता हूं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध भूगोल, इसको कह सकते हैं क्रमबद्ध भूगोल, यानी कि क्रम, यानी कि क्रमानुसार। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए माउंटेन्स, वी हैव स्टडीज माउंटेन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हम लोग पूरे वो माउंटेन, पूरे इस अर्थ के जितने भी रीजन है सारे माउंटेन्स को एक साथ स्टडीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये R1 है, ये रीजन नंबर 3 है, ये रीजन नंबर 4 है, ये रीजन नंबर 5 है, ये सारे रीजन हो गए अर्थ के। तो हम जब किसी माउंटेन, यानी कि वी हैव स्टडीज फर्स्ट टाइम द माउंटेन या फिजिकल एंटिटीज यानी फिजिकल रिलीफ ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट, वी हैव स्टडीज ऑल द माउंटेन ऑफ दीज रीजन्स, मतलब हम एक साथ सारे रीजन्स के माउंटेन्स को एक साथ पढ़ लेंगे, ओके। और उसके बाद फिर दूसरी एंटिटीज को पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल डेमोग्राफी हमको स्टडी करनी है, तो हम डेमोग्राफी एक बार सारे इस चीज को उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। दिस इज अ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, यानी कि हम वी हैव स्पॉट्स वन पर्टिकुलर टॉपिक एंड वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टडीज एंड स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि एज ए अर्थ वी हैव टेक द अर्थ एज ए होल एंटिटी, यानी कि हम अर्थ को एक समूह के रूप में देखते हैं, हम उसको विभाजित नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में करते हैं, यानी कि हम लोग उसको बाइफर्गेटेड नहीं करते, अलग अलग नहीं देखते हैं। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, यानी कि एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से पूरे फॉर्म में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिजर्ट का अध्ययन करना है, यू हैव स्टडीज द डिजर्ट, यानी कि मरुस्थलों का स्टडीज करना है, तो हम पूरे अर्थ के सारे मरुस्थलों को एक साथ हम स्टडीज करेंगे, ओके। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि नहीं पहले अफ्रीका के मरुस्थल का देखते हैं, उसके बाद हम एशिया के मरुस्थलों को देखते हैं, आफ्टर दैट वी हैव टॉक द नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट्स, नहीं, हम एक साथ पूरे मरुस्थलों को एक साथ देखेंगे एंटिटीज के रूप में। तो दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन द रीजनल स्टडीज ऑफ ज्योग्राफी एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट में इस बात को कह सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन ऑफ दिस, दैट नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए नेचर, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति कैसी है, उसका क्या प्रकृति है, यानी कि किस प्रकार को हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कि कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफर हमारे टाइम में आए, जिसके बाद उन्होंने अपने कुछ थॉट्स दिए, कुछ हमारे आइडियाज दिए, हाउ टू स्टडी द ह्यूमन ज्योग्राफी, हाउ टू स्टडी द ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। उसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स को कोट करना चाहूँगा जो कि आपकी बुक में है, जैसे कि फेडरिक रेटजर इज अ वेरी फैंटास्टिक ज्योग्राफी एट द मॉडर्न पीरियड टाइम, ही इज फ्रॉम जर्मनी एंड came from the German school of thoughts, and after the Humboldt's and Karl Ritters, the one of the famous geographer of geography of German school of studies is Friedrich Ratzel. Basically, those geographers came from the Germany's school of thought. They have basically the deterministic. ये हमारा टॉपिक है, इसमें ही आपको मैं उसको बहुत ब्रीफली समझाऊंगा। बस आप समझिए कि दोज ज्योग्राफर या दोज पर्सन्स जो व्यक्ति, दोज पर्सन्स हु हैव asserted that nature is one of the powerful entity, मतलब प्रकृति जो है वो सबसे पावरफुल इन नेचर है, यानी कि प्रकृति के अधीन हम सब हैं। वी आर जस्ट लाइक ए पैसिव एंटिटी, पैसिव मतलब निष्क्रिय चीज है, मतलब प्रकृति जो कर रही है वो कर रही है, वही हमको सिखाती है, वही हमको बताती है, और हम उसके आदेशों को असर्ट नहीं कर सकते, मतलब हम अपनी एक्टिविटीज को उसके सामने असर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के अप्रोचेस को रखने वाले ज्योग्राफर जो थे उनको डिटरमिनिस्टिक अप्रोचेस ज्योग्राफर कहा जाता है, ठीक है। दूसरे उन्होंने एक कोट किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी इज synthetic study of relationship between human society and the earth surface। हालांकि इन्होंने अपने ही स्टेटमेंट में कहा है, जो कि अभी मैंने बताने का प्रयास किया, वी हैव स्टडी द इंटर रिलेशन बिटवीन द ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट,
यानी कि मानव और उसके द्वारा जो उसकी प्राकृतिक वातावरण है उसके बीच में किस प्रकार के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एक्टिविटीज होती है, उसका अध्ययन ही सिंथेटिक का मतलब होता है एक सामंजस्य स्थापित करना, एक व्यवस्था स्थापित करना कि प्रकृति के साथ कैसा हमारा सामंजस्य रहे। उस तरह के स्टडीज को अर्थ सरफेस पर फेडरिक रेजल का ये स्टेटमेंट। इन द सेकेंड पॉइंट you have seen that the dynamism is the relationship is the keyword in the sample definition। मतलब कि एक जोग्राफर थी which is a EL sample which is a connected from the American school of thoughts and he is a very deterministic thought radical deterministic geographer means she was a disciple of Mr. Frederick Russell। मतलब ये फ्रेडरिक रजल की एक शिष्या थी, उनकी स्टूडेंट्स रही थी। और चूंकि फ्रेडरिक रजल was a very deterministic type of approaches in their studies of geography, the influence of Frederick Russell on मिस सैम्पल, मतलब उनके विचारों का प्रभाव भी मिस सैम्पल के ज्योग्राफी की स्टडीज के रूप में देखने में पड़ता है। यानी कि वो भी एक डिटरमिनिस्टिक यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकृति को तवज्जो देने वाली, यानी कि ये मानती थी कि वो प्रकृति जो है वो ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर प्रकृति अगर चाहती है तो कोई चीज़ ह्यूमन करता है, उसके बिहेवियर, उसके कल्चरल, उसके हर प्रकार की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि प्रकृति ही डिसाइड करती है। तो सी इज ऑल्सो ए डिटरमिनिस्टिक टाइप ऑफ अप्रोचेज इन ज्योग्राफी। हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी को किस प्रकार से इस पूरे पॉइंट्स में मैंने प्रयास किया है कि आपको हर एक पॉइंट को क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इस पार्ट में जो चीज़ें हैं शुरुआत के दौर में समझ में आई होंगी। मेरे इस प्रयास को सफल करिएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी लेके आपके पास आऊँगा ताकि आपके इस चैप्टर में जो पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, इस चैप्टर का मर्म है, मतलब इसके क्या उद्देश्य है इस चैप्टर का, वो आपके सामने क्लियर कर सकूँ।